नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। बात हम करते हैं जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब की। ओवैसी साहब यूपी में अपना खेल कैसे बना रहे हैं और दूसरों का कैसे बिगाड़ना चाहते हैं, उनका फार्मूला क्या है, इस पर थोड़ा सा आज विस्तार से बात करते हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे उनके रणनीति की तस्वीर साफ होने लगी कि आखिर वो यूपी में क्या करना चाहते हैं, किस रास्ते पर हैं असदुद्दीन ओवैसी। आज वो प्रयागराज में थे, हालांकि उन्होंने इसे इलाहाबाद नहीं कहा जैसा उन्होंने अयोध्या में किया था, जिसे उन्होंने फैजाबाद बताया। वही नहीं, जब संभल गए तो उसे गाजियों की सरजमी बताने लगे। आज मामला कुछ और था, क्योंकि आज प्रतीकों की लड़ाई होती है ना, चुनाव में प्रतीकों का और चेहरों का बहुत महत्व होता है। आज वो गए थे ये बताने के लिए कि जिन मुस्लिम लोगों पर जुल्म हो रहा है, उनके खिलाफ अत्याचार हो रहा है, उसके लिए इकलौते हमदर्द हैं, उसके दर्द के साथी कोई हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी है। और ये सिर्फ वो बातें नहीं कहते हैं, ये बातें जुबानी नहीं है, वो उसके साथ मुसीबत में, दुख में, तकलीफ में खड़े रहते हैं। ये बताने, दिखाने और समझाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी पहुंच गए अतीक अहमद के गढ़ यानी प्रयागराज में। अतीक अहमद आप जानते हैं साबरमती जेल में हैं गुजरात के। ओवैसी साहब कुछ दिनों पहले उनसे मिलने भी गए थे, वहाँ जाना चाहते थे, मिल नहीं पाए, मुलाकात नहीं हो पाई, क्योंकि जेल की तरफ से बताया गया कि भाई सिर्फ अतीक अहमद के परिवार के लोग ही उनसे मिल सकते हैं। आज एक तस्वीर ओवैसी साहब की सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है। वो तस्वीर ऐसी है कि ओवैसी खड़े हैं, हजारों की भीड़ है और उनके सर के पीछे से वो तस्वीर ली गई है, उसमें चारों तरफ लोगों की भीड़ ही भीड़ दिख रही है और असदुद्दीन ओवैसी, लंबे तगड़े शेरवानी वाले असदुद्दीन ओवैसी दिख रहे हैं। और इस तस्वीर को लोग खूब प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं। ये वहीं की तस्वीर है अटाला चौराहे की, जहां आज उनकी जनसभा हुई। अब तक तो ये कहा जा रहा था कि शायद उन्हें इजाज़त ही ना मिले, लेकिन वो वहां गए, अपनी बातें कही, गरजे भी, बरसे भी। बातें उन्होंने कुल मिलाकर वही कही जो संभल में कही या बाराबंकी में कही या फिर कल कानपुर में कह सकते हैं। लेकिन बात आज बहुत बड़ी थी। बात इसीलिए बड़ी थी कि एक दौर था जब यूपी में अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, राजा भैया, डीपी यादव, ये 4-5 नाम हुआ करते थे जो अपने बाहुबल, अपने प्रताप से जिस पार्टी में चले जाते थे, बस वहीं के लोग होते थे, वहां उन्हीं के लोग चुने जाते थे और वही चुनाव जीता करते थे। वक्त बदला, हालात बदले, अतीक साहब का अब वो रुतबा भी नहीं रहा, सालों से जेल में है। अतीक अहमद खुद जेल में है, साबरमती जेल में। उनके भाई अशरफ अहमद जो कभी विधायक हुआ करते थे, वो भी जेल में हैं और उनका बेटा जो उमर है, उस पर भी 2 लाख रुपए का इनाम है। तो आप जानते हैं कि कैसे अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन कुछ दिनों पहले लखनऊ में असदुद्दीन ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अतीक की पत्नी को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। वो बार बार कह रहे हैं कि इस बार AIMIM जो उनकी पार्टी है ओवैसी साहब की, उनकी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे अतीक अहमद। अतीक अहमद उस फूलपुर से सांसद रहे हैं जिस फूलपुर से कभी देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू लोकसभा के सांसद रहे हैं। ये फूलपुर जो है वो प्रयागराज के बगल की लोकसभा सीट है। हालांकि अभी तो यूपी में विधानसभा चुनावों का दौर चल रहा है, मतलब कुछ महीनों बाद विधानसभा के चुनाव होने। आज जिस मंच पर ओवैसी साहब थे, उसी मंच पर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन थी और उन्होंने एक चिट्ठी भी पढ़ी। चिट्ठी अपने पति यानी अपने शौहर अतीक अहमद की, जो उन्होंने जेल से लिखी थी। और पढ़ते पढ़ते शाइस्ता बहुत भावुक हो गई। उन्होंने बताया कि किस तरीके से अतीक अहमद ने जो कहा कि कैसे उन पर जुल्म हो रहा है, योगी सरकार कैसे उनको टारगेट की है और उनको जेल में रखा है, उनके परिवार को भी जेल में रखा है। और योगी सरकार जो है, मतलब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसी बात को दावे के साथ कहते हैं और अपना क्या कहते हैं उसे, अपनी बड़ी बात बताते हैं, अपना USP बताते हैं कि कैसे उन्होंने माफियाओं की संपत्ति पर, अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलवाया, उनको जेल में भिजवाया। ये हर चुनावी मंच से योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं और हर चुनावी मंच से असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि सिर्फ मुस्लिम समाज के लोगों को ही
टारगेट करके उनकी संपत्ति पर बुलडोजर चलवाया जा रहा है। वो कह रहे हैं राजा भैया के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, धनंजय सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, अभय सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, एक खास समुदाय के लोगों पर ही कार्रवाई हो रही है, ये बताते हैं। और जिस सभा में जाते हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो अखिलेश यादव और मायावती को खास तौर से टारगेट करते हैं, कांग्रेस को भी। वो कहते हैं कि इन लोगों ने आपको सिर्फ गुलाम बना के रखा है। ओवैसी साहब की रणनीति के बारे में हम बात कर रहे थे। वो उन मजबूत चेहरों की खोज में है जिनका अपने इलाके में 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 करके वोट है, ताकि अगर वो AIMIM की तरफ से उम्मीदवार बनते हैं तो ओवैसी का नाम, उनके भाषण का जो एक जज्बा होता है ना, तरीका, उनके तेवर, उनके अंदाज, वो ओवैसी का नाम और उनका अपना वोट कुल मिलाकर चुनाव जिता सकता है। जैसा कि बिहार में हुआ, जहां पर AIMM ने 5 सीटें जीत ली क्योंकि उनके पास कुछ अच्छे मजबूत उम्मीदवार थे। ऐसे ही मजबूत उम्मीदवारों की तलाश में असदुद्दीन ओवैसी हैं। एक बात तो साफ हुआ, अभी मैं कुछ दिनों तक यूपी के अलग अलग शहरों में रहा, 3-4 शहरों में, और वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट से मुझे ये जानने का मौका मिला कि असदुद्दीन ओवैसी का प्रभाव है। लोग उनकी सभाओं में आ रहे हैं उनको सुनने के लिए, क्योंकि वो बोलते बहुत अच्छा है। ये बात सब जानते और मानते भी हैं। पर क्या जो भीड़ आती है वो वोट भी देती है? ये ज़रूरी नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो फिर बात कुछ और होती। कई नेताओं को सुनने के लिए बहुत लोग आते हैं, पर वोट उन्हें मिलता नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी की सभा में आज जितनी भीड़ थी, अगर उतना वोट मिल जाए तो उनकी बात बन जाए। पर यह एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन था। ये शक्ति प्रदर्शन इस लिहाज से था कि अतीक अहमद के परिवार ने अतीक अहमद को राजनीति में बनाए और बचाए रखने के लिए आज उनके समर्थकों की इतनी भीड़ जुटा ली। दूसरी बात, जो शहर और कस्बे के जो यूथ हैं वो असदुद्दीन ओवैसी को खूब सुनते हैं। खास तौर से स्मार्टफोन पे ना उनके यूट्यूब लिंक को देखते रहते हैं। ओवैसी साहब ने कहाँ क्या भाषण दिया, हमारे लिए क्या बातें कही, ओवैसी साहब कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, क्या बोलते हैं। यूथ में बड़ा उनका अट्रैक्शन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो रूरल एरिया है यूपी के, वहाँ तो बहुत लोग ओवैसी साहब को जानते भी नहीं हैं, ओवैसी साहब को मानते भी नहीं हैं। वोट देने की तो बात ही छोड़ी। और ये बात मैं यकीनी तौर पर कह रहा हूँ। लेकिन जो शहर के इलाके हैं, बड़े बड़े शहरों में, जैसे वो कानपुर भी जाने वाले हैं, तो कानपुर, और ख़ास तौर से आप एक बात और गौर करेंगे, वो उन सीटों पर जा रहे हैं जहाँ मुस्लिम आबादी अच्छी है, ठीक ठाक है। चाहे वो अयोध्या का रुदौली का इलाका हो, या फिर बाराबंकी की सीट पर, या फिर सुल्तानपुर जहाँ गए, या फिर संभल गए, या फिर प्रयागराज गए। ये उन्हीं विधानसभा सीटों पर जा रहे हैं जहाँ मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी, यानी मुसलमान तय कर सकते हैं कि कौन जीतेगा या फिर कौन हारेगा। और उन इलाकों में जाते हैं जो कि थोड़ा सा शहरी इलाका लगता हो। तो ये कोशिश है उनकी, क्योंकि शहर के लोग जो हैं, यूथ हैं मुस्लिम, उनके लिए एक तरीके से वो बहुत बड़े नेता हैं, उनके लिए रहनुमा है असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी इस बात को जानते हैं और यही उनकी यूएसपी है कि इसी बात को पकड़कर यूपी में चुनाव की रणनीति बना रहे हैं। उन्होंने पहले ही कह दिया कि 100 विधानसभा सीटों पर लड़ेंगे वो चुनाव। अब 100 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो उतने उम्मीदवार भी चाहिए, ऐसा नहीं मजबूत उम्मीदवार चाहिए उन्हें। इसीलिए वो उन बड़े चेहरों और नाम की तलाश है। जैसे उन्हें अतीक अहमद मिल गए। अब अतीक अहमद का हमेशा वो जीत जाएं चाहे हार जाएं, कई बार के विधायक रहे, एक बार सांसद भी रहे, उनका अपना वोट बैंक है, तो वो उतना वोट मिल जाएगा। इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी के जो भागीदारी संकल्प मोर्चा में ओम प्रकाश राजभर हैं, उन्होंने कहा कि अगर मुख्तार अंसारी चाहें तो हमारी पार्टी से लड़ सकते हैं, क्योंकि मुख्तार अंसारी का एक बड़ा नाम है। गाजीपुर, मऊ, बलिया में उनका ठीक ठाक आधार वोट है। अगर मुख्तार आ जाते हैं ओवैसी साहब की पार्टी की तरफ से, तो जाहिर सी बात है उनको एक मजबूत उम्मीदवार मिल जाएगा। और ये वैसे उम्मीदवार हैं जो अपने बूते भी चुनाव में 50-60 हज़ार वोट तो ले ही आते हैं। तो ओवैसी की रणनीति कुल मिलाकर यही है कि पहले वो अखिलेश यादव पर सबसे ज़्यादा अटैक करें, क्योंकि ये कहा जाता है कि मुसलमानों की पहली पसंद समाजवादी पार्टी रही और वो इस छवि को तोड़ना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के पास आखिर मुसलमान जाएं क्यों। वो ये बता रहे हैं कि 9-10% यादव हैं, उनको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलता है वहाँ पे, वो वहाँ के राजा बने हुए हैं, मुख्यमंत्री बनता है यादव बनता है, सरकार उनके हाथ में होती है, सत्ता उनके हाथ में होती है, संगठन उनके हाथ में होता है। लेकिन जो 19-20% जो मुसलमान हैं वो सेकंड फिडल पर क्यों रहे, वो आखिर क्यों उनके गुलाम बने रहे, यही बात वो समझा रहे हैं। अब देखिए ना, अभी जो एक धर्मांतरण के मामले में गिरफ्तारी हुई कलीम की, तो वो कहते हैं कि जब वो गिरफ्तार हुए तो कोई उनके समर्थन में नहीं बोला, लेकिन वो बोल रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी कि उनके लिए कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। मतलब वो दिखा रहे हैं कि जो भी मुसलमान है यूपी का, अगर उसको सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है,
झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है, तो आपके साथ कौन खड़ा होगा? तो वो खड़ा होगा असदुद्दीन ओवैसी। वो आज़म खान का भी नाम लेते हैं, वो मुख्तार अंसारी का नाम लेते हैं, वो अतीक अहमद का नाम लेते हैं, और ये नाम लेकर कहीं ना कहीं निशाने पर किसको रखते हैं? वो अखिलेश यादव को भी, मायावती को, कि ये अपने मतलब के लिए मुस्लिम वोट बैंक लेते हैं। तो प्रयागराज में आज अतीक अहमद का साथ दे करके असदुद्दीन ओवैसी ने यही संकेत दिया कि आप उसे बाहुबली कहें, माफिया कहें, लेकिन वो सताया हुआ मुसलमान है जिसके साथ मैं खड़ा रहूँगा। तो असदुद्दीन ओवैसी की रणनीति यही है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में हम अपना जनाधार बनाएं, वहाँ हम मजबूत कुछ चेहरे ले आएं जिनके पास अपना कुछ वोट बैंक हो। अगर कोई ऐसी पार्टी, जैसे ओम प्रकाश राजभर की अपना एक जातीय आधार है, राजभरों का वोट है, ऐसी पार्टी के साथ समझौता हो जाता है तो बात बन जाएगी। अब उन्होंने थोड़ी सी अपनी रणनीति बदली है। अब तक वो खुलकर सिर्फ मुस्लिम कार्ड खेल रहे थे, लेकिन अब वो दलित कार्ड भी खेलने लगे हैं। और याद करिए कि AIMIM के जो होर्डिंग बैनर होते हैं ना, उस पर लिखा रहता है जय भीम जय मीम। तो जय मीम हो गया मुसलमानों के लिए, जय भीम हो गया किसके लिए? दलितों के लिए। कहीं ना कहीं से एक फीडबैक मिला है असदुद्दीन ओवैसी को कि दलितों पर मायावती की वो वाली पकड़ अब नहीं रही। यानी दलितों पर अगर हम काम कर लें, उनको शोषित वंचित बताएं, उनके साथ हम खड़े रहें, तो शायद दलित और मुसलमान साथ आ सकते हैं। और अगर ऐसा हो गया तो फिर असदुद्दीन ओवैसी की यूपी में चुनावी खिचड़ी ठीक ठाक पक सकती है। वरना बस वो भाषण दे देंगे, सुर्खियां बटोर लेंगे, उनके बात पर विवाद हो जाएगा, पर बात आगे नहीं बढ़ सकती है। लेकिन अगर ये हो गया, दलित और मुसलमान उनको कुछ पॉकेट्स में मिल गए, कुछ बड़े चेहरे, तो वाकई में असदुद्दीन ओवैसी बिहार वाला करिश्मा यूपी में भी कर सकते हैं।